हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पॉलिटी के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताऊंगी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में यह भाग 5 में वर्णित है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 में वर्णित है। 76 में अधिवक्ता अपर महाधिवक्ता का उल्लेख नहीं है, मतलब आर्टिकल 76 में सिर्फ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का ही उल्लेख किया गया है। यह देश का सर्वोच्च अधिकारी होता है। इसका कार्यकाल, इसे हटाने का प्रावधान, इसका पारिश्रमिक मतलब इसका जो सैलरी होती है, इसका वेतन, एक सब क्या है, ये तीनों की तीनों चीज़ें संविधान में तय नहीं है। मतलब इन तीनों चीज़ों के बारे में संविधान में नहीं बताया गया है। लेकिन जो इसका पारिश्रमिक होता है वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। अब आप देखेंगे आगे, इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा संघ मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाती है। के वेणुगोपाल वेंकट रमण वर्तमान में हैं और वेंकट रमण के पहले के वेणुगोपाल जी थे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसमें वेंकट रमण जी हैं। प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन थे? MC सीतलवाड़ 1950 में। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो इसकी क्वालिफिकेशन है, योग्यता क्या होनी चाहिए? जो एक सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की नियुक्ति के लिए होती है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसकी नियुक्ति के लिए जो योग्यताएं निर्धारित की जाती हैं, सेम योग्यता अटॉर्नी जनरल के लिए भी निर्धारित की गई हैं। अब हम देखेंगे योग्यता के बारे में। इसके बारे में 3 चीज़ें बताई गई हैं कि यह हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का इसको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाई कोर्ट का न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का 5 साल का अनुभव, और हाई कोर्ट में वकालत करने का 10 साल का अनुभव होना चाहिए, या फिर प्रेसिडेंट के हिसाब से वो कोई न्यायिक मामलों का अच्छा योग्य व्यक्ति हो। यह पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। मतलब प्रेसिडेंट इसे किसी भी समय हटा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय इसे हटाया जा सकता है। इसका जो त्यागपत्र है और इसकी जो पदमुक्ति है, प्रेसिडेंट को किसी भी टाइम अपना त्यागपत्र देकर यह पदमुक्त हो सकता है। मतलब इसे राष्ट्रपति तो हटा ही सकता है, साथ में ये जब भी चाहे स्वयं को अपना त्यागपत्र देकर राष्ट्रपति को हटवा सकता है। यह सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं होता है। मतलब जब तक मंत्रिमंडल होती है तब तक एक पूर्णकालिक वकील नहीं हो सकता है। यह एक जब तक 5 साल की सरकार होती तब तक के लिए यह अटॉर्नी जनरल रहता है। अब देखेंगे नोट, इसके बारे में मैंने नोट लिखा है किनारे में। जब सरकार अर्थात मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे दे या मंत्रिपरिषद को बदल दिया जाए तो उसे भी अपना त्यागपत्र देना होता। उसे मतलब अटॉर्नी जनरल को, क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सिफारिश से ही होती है। इसकी कार्य शक्तियाँ देखेंगे। भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। विधिक रूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। संविधान या अन्य विधि द्वारा प्रदत्त कार्यों का निर्वहन, और प्रेसिडेंट के हिसाब से भारत सरकार से रिलेटेड मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की ओर से पेश होना। मतलब अगर भारत सरकार कोई मामला है तो उस रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की ओर से ये अटॉर्नी जनरल पेश होता है। अनुच्छेद 143 में बताया गया है, 143 के तहत प्रेसिडेंट द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। 143 से बताया गया है कि प्रेसिडेंट द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। प्रेसिडेंट को सार्वजनिक महत्व के मामलों में सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार। मतलब प्रेसिडेंट जब भी चाहे वो अनुच्छेद 143 के तहत अटॉर्नी जनरल से किसी भी मामले पर सलाह ले सकता है। सरकार से रिलेटेड किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का अधिकार। अगर भारत सरकार की ओर से किसी ने कोई केस कर दिया है तो उसके मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का उसको अधिकार है। आगे देखेंगे अधिकार और मर्यादाएं। भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार है। अटॉर्नी जनरल के पास इतनी पावर होती है कि भारत के किसी भी न्याय अदालत में, हाई कोर्ट में उसको सुनवाई का अधिकार है। संसद के दोनों सदनों में बोलने या फिर कार्यवाही में भाग लेने या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार के बगैर भाग लेने का अधिकार है।
अटॉर्नी जनरल संसद के दोनों सदनों में बोल सकता है, कार्यवाही में भी भाग ले सकता है और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार बिना मत दिए भाग ले सकता है। एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते और उसे विशेषाधिकार मिलते हैं। अब आप देखेंगे आगे, जो भी उसको सैलरी मिलती है वो एक संसद सदस्य की तरह मिलती है। महान्यायाधीश क्या होता है? केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है। केंद्र की जो कैबिनेट होती है उसका वो मेंबर नहीं होता है। सरकारी स्तर पर विधिक मामलों को देखने के लिए केंद्रीय कैबिनेट से पृथक एक विधि मंत्री होता है, मतलब भारत सरकार का एक प्रकार का वकील होता है। बस इसकी मर्यादाएं देखेंगे। भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह और विश्लेषण नहीं कर सकता, मतलब अगर भारत सरकार की तरफ से किसी को उस केस को लड़ रहा है तो वो कोई चीज़ ये जान नहीं सकता, उसका एनालिसिस नहीं कर सकता कि मैं केस क्यों लड़ रहा हूँ। जिस मामले में भारत सरकार की ओर से पेश होना है उस पर वह कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है, कोई टिप्पणी नहीं, चाहे भारत सरकार सही हो चाहे गलत हो, उसको मतलब वकील की तरह प्रस्तुत होना है। बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी भी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता। अगर कोई अन्य व्यक्ति चाहे कि अटॉर्नी जनरल मेरी मदद करे, जब तक भारत सरकार उसको परमिशन नहीं देगी वह उस व्यक्ति की मदद नहीं कर सकता है। बिना भारत सरकार की अनुमति के किसी परिषद या कंपनी का निदेशक का पद ग्रहण नहीं कर सकता है। जब तक भारत सरकार अनुमति न दे वो किसी भी कंपनी में नहीं जा सकता है, ना ही निदेशक के पद को धारण कर सकता है। अब दो इससे संबंधित अनुच्छेद बताए गए हैं। 88 महान्यायाधीश के संसद के सदनों तथा इसकी समितियों से जुड़े अधिकार, और 105 में महान्यायाधीश की शक्तियाँ, विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा।